हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी में जान डालने के लिए मैं लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं एनटीपीसी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एमटीएस के लिए और ग्रुप डी के लिए। चलिए, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं पहले सवाल पे। सवाल ये है, त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु हैं तथा कोण क्यू पी आर 45 डिग्री, पी आर क्यू 55 डिग्री, तो क्यू एस टी का मान बताना है। एक त्रिभुज है, ऐसे बनाते हैं। एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर, बोला है पी क्यू का मध्य बिंदु क्या है, यस है। पी क्यू का मध्य बिंदु यस है, मिड पॉइंट। और पी आर का मिड पॉइंट क्या है, टी, यानी मध्य बिंदु क्या है आपका, टी है। अगर मैं यस टी को मिला दूं, यस और टी को मिला दूं, मिला दिया, तो समझिएगा यहाँ से कंसेप्ट क्या है। ये सवाल है मिड पॉइंट थ्योरम का। कहाँ से आया सवाल, मिड पॉइंट थ्योरम से सवाल है। अब जिसे पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है तो वो लगा लेगा। मिड पॉइंट थ्योरम में होता क्या है मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा, एक त्रिभुज होगा एबीसी, एबीसी, इसके मिड पॉइंट होंगे डी और ई। अब इसमें अगर ये मिड पॉइंट बोला है तो क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है। रिजल्ट मिलेगा आपको, होगे डीई इज इक्वल टू बी सी बाई टू, ये होगा। दूसरा रिजल्ट मिलेगा डीई पैरेलल होगा बीसी के। और एक रिजल्ट मिलेगा कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। अगर ये दोनों समरूप हैं तो यहां से हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, ए डी बटे ए बी बराबर डीई बटे बी सी बराबर एई बटे ए सी, ये मिल जाएगा। तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम बोल दिया तो यहां से ये सब रिजल्ट मिल जाएंगे। चलिए, इसको मैं रफ रफ क्या करूं, रहने देते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिएगा, दिया है कोण, कौन कौन सा दिया है, कोण दिया है क्यू पी आर, क्यू पी आर ये कितना है आपका 45 डिग्री। और दिया है पी आर क्यू 55 दिया है, पी आर क्यू 55 डिग्री दिया है, ये दिया है 55। अब मैंने कहा कि अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम है तो एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के। तो एस टी पैरेलल होगा क्यू आर की, मैं बोलूंगा यहाँ से, कहेंगे एस टी पैरेलल है क्यू आर की। इसका मतलब अगर ऐसा दो लाइन खींचा है पैरेलल और इस पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन खींच रहा हूं मैं, तो तिर्यक रेखा खींच रहा हूं, दोनों को काट रहा है, तो ये जो कोण होगा ये इसके कोण भी बराबर के बराबर होगा। तो इसे बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो ये जो कोण होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब आप ये बताइए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दूं ऐसे से, तो यही बन गया ना, ये सेम। तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अच्छा ये बताइए, अगर ये 55 है ये 45, तो एक त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 55 45 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 हो गया तो बचा कितना, यानी तीनों का तो योग 180 होना चाहिए, तो ये बचा 80। अच्छा ये 80 है। और ये भी पता होगा आपको कि एक रेखा अगर ऐसा हो, ऐसे, तो ये इस बिंदु पर इस रेखा द्वारा कितना कोण बनेगा, आप कहोगे 180 टोटल बनेगा। अगर ये देखो 180 बनेगा यहाँ पर, तो इसका मतलब टोटल तो 180 बन रहा है, जबकि इतना 80 है तो इतना कितना होगा, तो आप कहोगे इतना होगा आपका 180 माइनस 80 बराबर 100। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए, अमित ऑफिस 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 15 मिनट पहले पहुंचता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तय गति कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब इसका जो वास्तविक चाल होगा, वास्तविक चाल बताना है। क्या बताना है, वास्तविक चाल बताना है।
अब वास्तविक चाल हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। इसमें ये है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक कंसेप्ट होता है, मैं इसको एक सादा पेज मैं इस पर समझाता हूँ। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब फिक्स होगा, क्या होगा, फिक्स होगा, नो चेंज होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस जब नो चेंज होगा, जब डिस्टेंस बदलेगा नहीं, तो इसमें जो होता है स्पीड जो होता है वो रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, इसको बोल सकते हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ये बोल सकते हैं। इसका मतलब जो स्पीड का अनुपात आएगा, स्पीड का जो रेशियो आएगा, ठीक है, अगर ये S1 S2 है तो ये बराबर हो जाएगा टाइम के T2 T1 के हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यही होगा। दूसरा पॉइंट, जब टाइम सेम हो, टाइम सेम लिया जा रहा हो, यानी टाइम कांस्टेंट हो। अब अगर यहाँ टाइम कांस्टेंट हो जा रहा है, नो चेंज, टाइम में चेंज ही नहीं आ रहा है, तब यहाँ स्पीड होता है, स्पीड प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। इसका मतलब स्पीड का जो अनुपात होगा वही डिस्टेंस के अनुपात के बराबर होगा। इतनी बात सुनो, ये दो रिजल्ट है। अब इन्हीं दो रिजल्ट पे ये एक सवाल आपका है, तो सवाल, अब आते हैं सवाल पे, सवाल देखते हैं। यहां देखिए बोला है, देखिए अमित ऑफिस जाता है, ठीक है, इतनी चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 पहले पहुंचता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अब यहाँ देखिए ऑफिस से तो जा रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ क्या है आपका, दूरी जो है वो सेम है दोनों केस में। अब देखिए स्पीड है, हम कहेंगे स्पीड, देखिए स्पीड जो का रेशो, स्पीड 80 है ना यहाँ पे, और कितना है 60 है यहाँ पे, तो इसको रेशियो ले लें, आपको भी जीरो जीरो कटेगा, और फिर ये 4 और 3 होगा। ये आया स्पीड का रेशियो, किसका रेशियो, स्पीड। तो ये टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, आपको भी 3 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक है। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि ये 15 मिनट पहले अगर मान लो टी टाइम लग रहा होगा, तो 15 मिनट पहले पहुंचने का मतलब ये 15 मिनट कम लेगा, इतना में पहुंचना चाहिए था। अब जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चल स्पीड से चल रहा है, तो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो टी टाइम ले रहा था तो 15 मिनट और लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पहले 3 टाइम लग रहा था यूनिट, अब 4 टाइम यूनिट लग रहा है जब 60 से चल रहा है। और वास्तव में अगर स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप कहोगे 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है, जबकि इनके बीच का अंतर कितना है, आप कहोगे 30 मिनट का अंतर है, 30 मिनट का अंतर है। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 30 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 30 मिनट, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 90 मिनट, और यहाँ 4 यूनिट बराबर होगा 120 मिनट। आप ये बताइए, इस केस में 15 मिनट ज्यादा लग रहा था, तब कितना 120 हो रहा था। इस केस में 90 मिनट, 15 मिनट पहले पहुंच रहा है तब 90 लग रहा है। इसका मतलब ये, इसके अगर पहले वाले केस से जाए तो T-15 बराबर 90 हो रहा है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं टी बराबर कितना होगा, आपको होगा टी बराबर 105 मिनट। ये मिनट में आ गया। चलिए अच्छा, इस मिनट में है बताना क्या है, वास्तविक चाल। वास्तविक चाल, अगर चाल बराबर निकालना है आपको, यहां से थोड़ा देखेंगे आप, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, समय तो हमें मिल गया, दूरी नहीं पता। अच्छा ये बताइए, 90 मिनट इतनी स्पीड से तो हम निकाल सकते हैं दूरी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका मतलब दूरी निकाल सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 90 मिनट, और 90 मिनट को हम चेंज कर देंगे घंटे में, तो लिखेंगे 3/2, यानी 90 मिनट को क्या लिख सकते हैं, मिनट में है तो इसे लिख सकते हैं आप क्या, 3/2 घंटा। इतना, इतने समय में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिस्टेंस कितना चलेगा, आप कहोगे 112 किलोमीटर। अब आप ये बताइए, टोटल 120
सॉरी 112 नहीं, क्या है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस चला। टाइम कितना लिया, 105। 105 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 105/60 बराबर 5 से कट रहे हैं ना, 5 दूनी 10, 5 करने 5 और 12 पंचे 60। अब 3 से कट जाएगा, कितना होगा 7 और 4 तो 4 तियां 12, 7 3 21, 4 तियां 12, 7/4। टाइम कितना है, 7/4 घंटा। ऊपर 120 किलोमीटर है। देखिए भाग में गुणा चिन्ह चेंज किया तो अंश का हर बन जाएगा। इसका मतलब 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 480। 12 चौक 48/7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 छक 42, 8 सती 56 और 4/7। ये क्या आया, किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी रियल चाल है, वास्तविक चाल है। तो आंसर कौन सा होगा, 68। एक ही है, 4/7, 5 ना होकर 4/7 हो। ऑप्शन नंबर 6 सही है। बात समझ में आई। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है, यदि x माइनस वन अपान एक्स बराबर 3, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान क्या होगा बताना है। अब ऐसे सवाल में आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी, या तो फार्मूला याद रखो या मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रख लो। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रख लो। निकालना क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब निकालना है। तो ये बराबर होगा आपका एक्स माइनस वन अपान एक्स का होल क्यूब प्लस 3 x - 1/x। ये ठीक है। और सिमिलरली अगर पूछ ले यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर कुछ देकर, ठीक है, और पूछ ले एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तब कैसे निकालेंगे। तब इसका सेम फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होगा x प्लस, जहां माइनस था वहां प्लस होगा, का होल क्यूब। अब यहाँ माइनस हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में x माइनस, सॉरी x प्लस 1/x, ये आएगा। इन दोनों को याद रखिएगा, जब प्लस पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे, माइनस में दिया रहेगा तो ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 3 दिया है, x माइनस 1/x, तो 3 का क्यूब और प्लस 3 × 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, 36 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही। सवाल है अगला आपका ये, संख्याएं 56 और 84 का एलसीएम और एचसीएफ अनुपात क्या हो। इजी सवाल है, आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जिस मेथड से लगा रहा हूँ, जैसे एलसीएम निकाल रहा हूँ, जैसे एचसीएफ निकाल रहा हूँ, उस चीज को आप सीखिएगा, वो बेस्ट है। उस जैसे हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम, ये छोटा डाटा दे दे तो आप आसानी से निकाल, बड़ा डाटा दे देगा तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे आप आसानी से एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए पहले देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ का वो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो पहले मैं एलसीएम देख लेता हूँ कितना होगा इन दोनों का। देखिए एलसीएम कितना होगा, देखिएगा एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इस करेंगे मेरे तरीके से। इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, 84, तो 84 को ले लेंगे। अब देखेंगे 56 क्या 84 में आ रहा है, कहोगे नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। 28 दूना 56 और 28 क्या 84, तो 28 तो मिल गया। अब बचा क्या, 56 में 2 बचा, तो 2 है 84 में, 2 था, लेकिन जब 28 ले रहे हैं तब बचा कितना, 3 बचता है, और 3 में 2 होता नहीं, तो इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई और कर दो तो आ जाएगा 4 दूनी। अब देखो गुणा कर दोगे तो ठीक है, आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आ गया, ठीक है। अब ये सेफ देखो, ये सेफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का अंतर लेते हैं। हमेशा क्या लेंगे आप, अंतर लेंगे। अंतर कितना आएगा, 28 आएगा। अंतर 28 आया। अब अंतर जो आया वही एचसीएफ होगा, ये नहीं बोल सकते हैं। हाँ, या कि तो वो होगा या कि तो इसका कोई फैक्टर एचसीएफ जरूर होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं 5 और 11 का एचसीएफ बताओ, तो आप तो कौन होगा, मैंने कहा अंतर ले लो, इसमें से अंतर लोगे तो 6 आएगा। आप या 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर होगा। अब भैया ये बताओ 6 का एक फैक्टर एक तो है, होता है ना, हाँ तो एक हो गया। तो ऐसे अब ये डाटा छोटा था तो आप तुरंत बता दिए, लेकिन यही मैं बोल दूं 4325, ऐसे 5246, 3241, इनका एफसीएफ निकालो, तब आपके लिए दिक्कत हो। जब बड़े डाटे आते हैं तब कुछ अच्छे तरीके बहुत काम आते हैं, आपके एग्जाम में बहुत सारे टाइमिंग बचा देते हैं। ठीक है। चलिए एफसीएफ निकालेंगे तो अंतर 28 है, इसका मतलब मैंने कहा 28 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ देख लें, अब देखो 28 डिवाइड हो रहा है इससे, 28 दूना 56, 28 से 84, इसका मतलब 28 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो इसका मतलब एफसीएफ क्या होगा, क्योंकि ये इसका हाईएस्ट कॉमन है। क्या है, हाईएस्ट कॉमन, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या 28, इससे कोई बड़ा कॉमन संख्या नहीं हो सकता जो 56 को डिवाइड कर सके, 84 को डिवाइड कर सके। तो 28 आया। एचसीएफ कितना 28, एलसीएम कितना है 168। अब अनुपात पूछा है, एलसीएम
और एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है? आप कहोगे 84 गुणे 2, और एचसीएफ कितना है? 28। तो 28 1 जा 1, 28 3 जा 84, तो 3 दूना 6, एक, ये कितना आया? 6:n। ऑप्शन नंबर आपका भी सही। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? तो ऐसे आप एचसीएफ एलसीएम निकालिए। हाँ, थोड़ा जब नया सीखते हैं तो प्रॉब्लम आती है, आपको वही कन्वेंशनल चीजें अच्छी लगती हैं, जो आप करते हैं वही चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन हाँ, इसे आप प्रैक्टिस में लाइए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके सवाल चुटकियों में नहीं, आप एलसीएम एचसीएफ चुटकियों में निकालेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है, एक त्रिभुज का है। बोला है त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, 7 24 25, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो भैया, जब त्रिभुज का एक सीधा सा सिंपल सा, जब कुछ ना आपको समझ में आए तो आप लगाइए हीरोज फार्मूला। क्या लगाएंगे? हीरोज फार्मूला लगाएंगे। हीरोज फार्मूला लगाइए। हीरोज फार्मूला क्या होता है? एक अगर ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की साइड दिए हैं A B C, तो हीरोज फार्मूला क्या कहता है कि अंडर रूट एरिया बराबर अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, और एस माइनस सी होगा। जहां एस का है, एस आपका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। अच्छा, अगर परिमाप निकालना होता है तो इसका परिमाप क्या जाता है? परिमाप क्या जाएगा? आप कहोगे तीनों भुजाओं का योग। अब अर्ध परिमाप पूछा हूं तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो अर्ध परिमाप यही एस हो गया। अब यहां से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर, आ जाएगा। कहो तो निकाल देता हूं इससे। ठीक है, मैं एक बार सॉल्व करा देता हूँ इससे, देखिएगा। अगर सबको जोड़ेंगे, 25 और 24 कितना होगा? 49, 49 7 56 कितना होगा? 56, यानी पेरीमीटर कितना आएगा? परिमाप कितना है? 56 है। तो यस बराबर कितना आ जाएगा? 28। इतनी बात क्लियर? तो फार्मूले में क्या बोल रहा है? यस यानी 28। अब 28 में माइनस करना एक भुजा, तो 28 7 इतना 21 हो जाएगा, और फिर 24 4 हो जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आप ये 28 में 7 है, 21 में 7, इसका मतलब 7 मिल गया, 7 बाहर हो जाएगा। 2 मिल गया, जो 2 का पेयर मिल गया वो बाहर हो जाएगा। अब देखिए 28 में 7 ले लिए तो बचा 4, और 4 यहाँ मिल गया तो 4 भी बाहर हो गया। अब आप ये बताइए 27 में 21 में 7 ले लिए थे, बचा था 3, तो 3 यहाँ तो 3। तो देखिए 4 3 12, 12 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ये तो आप लगा लिए हीरोज फार्मूला। अब अगर आप हीरोज फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, तो भी आपका देखेंगे ये ट्रेंगल है किस प्रकार का। तो जब इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे और ट्रेंगल के बारे में अगर जानकारी रखते होंगे, तो आप समझ देख कर पता कर लेंगे कि ये ट्रेंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रेंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल। अब आप कहेंगे राइट एंगल ट्रेंगल आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चल गया, मैं ट्रेंगल का त्रियक जानता हूं कि त्रियक साइड क्या होती है। बात समझे? राइट एंगल ट्रायंगल के जो त्रियक साइड होते हैं वो कितने कितने होते हैं। जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल के त्रियक साइड बोलूं, 3 4 होगा, 5 होगा, 6 8 10 होगा, मुझे याद, आप भी याद कर लीजिए, निकाला भी जाता है। ठीक है, ऐसे बात समझ में आ रही थी? अच्छा, ऐसे एक होता 5 12 13 का होता है। तो आप याद रखेंगे तो आसान तो हो जाएंगे इस चीजें, लेकिन इसके तरीके भी होते हैं। जैसे तरीका मैं बताऊं, इसका स्क्वायर, जैसे मैं 5 का बोलूं त्रियक क्या बनेगा, तो 5 का करेंगे आप स्क्वायर, तो 25 होगा। इतनी क्लियर? अब 25 क्या है? ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो इसे एक के अंतर पे तोड़ना है। कितने में? एक के अंतर पर। अब मैं बोल रहा हूँ एक के अंतर पर। देखिए मैं एक चीज समझा देता हूँ, अंतर पे कैसे तोड़ा जा रहा है, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। मैंने कहा 5 12, 5 का त्रियक 12 और 13 है, यानी राइट एंगल साइड ट्रायंगल के एक साइड है। तो इसमें छोटी संख्या में 5 लिया, मैं पता कर रहा हूँ कि ये 12 और 13 इसके त्रियक है कि नहीं त्रियक। तो यहाँ करते क्या है, जब ऑड नंबर होता है, जब ऑड नंबर होता है तो हम इसका करते हैं स्क्वायर संख्या का। तो 5 का करेंगे स्क्वायर, आएगा रिजल्ट कितना? 25। अब 25 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है, सॉरी 25 को एक के अंतर पे तोड़ना है। अब एक के अंतर पे तोड़ना है तो हम कहेंगे पहले तो हम एक को ज्यादा दे देते हैं। अब एक को ज्यादा दे दी तो बचा 24। 24, अब 24 को एक के अंतर पे तो एक को ज्यादा पहले से दे दिया, आप दोनों को बराबर बराबर मिलेगा 24 में ना।
तो कहेंगे 12 इसको मिल गया, 12 इसको मिल गया, तो 12 एक यहाँ इसे 13 मिला और यहाँ 12 मिला, तो देखिए मिल गया ना, क्लियर। ऐसे में अगर 3 4 5 का बोलूं, तब आप कहोगे 3 का कर लो, ये ऑड है, तो 3 को कर लो स्क्वायर, 3 का कर लो स्क्वायर, 3 3 का 9, 9 आया। अब 9 को एक के अंतर पे तोड़ना, मैं पहले बोल रहा हूँ एक पहले दे दो इसको, तो अब बचा कितना 8, अब 8 को, अब दोनों दोनों को बराबर बराबर मिलेगा ना, तो इसे आप देंगे और 4, तो 4 इसे मिलेगा, तो इसका 4 एक कितना हुआ, 5 हो गया, 4 मिल गया। तो ऐसे अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये त्रियक होता, मुझे याद है, आपको भी याद रखना होगा, याद नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अब देखते हैं सवाल पे। सवाल क्या था आपका? सवाल आपका था ये ये था, मैंने कहा ये राइट एंगल ट्रायंगल, पता चल गया ना। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई बोल लो। भाई इस ट्रायंगल का ऊंचाई तो यही हुआ ना, अगर आधार ये है तो ये हो गया, तो 1/2, आधार कितना है 24, ऊंचाई कितना है, लंब कितना है 7, तो 12 × 7 = 84 सेंटीमीटर। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये इसका आंसर होगा। ये देखिए शॉर्ट, जब आप पहचान गए त्रिभुज कैसा हो, तब ये तुरंत आंसर बता दिए। अगर नहीं पता कर पा रहे त्रिभुज कैसा, तो इस फार्मूले से आपको लगाना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो ये सवाल है सक्सेसिव चेंज प्रतिशत का सवाल है। तो अब देखिए सक्सेसिव चेंज परसेंट का फार्मूला क्या होता है, अगर कोई, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का, सॉरी, ये त्रिभुज का अगर साइड ए है और बी है, तो इसमें प्रतिशत चेंज क्या आएगा, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस लिखेंगे, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ देखिएगा ऑलवेज प्लस ही लिखेगा, लेकिन इन दोनों की साइन लिखते हैं, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, गुणे, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, और बटे क्या लिखेंगे सब, तो ये आएगा परसेंट चेंज आएगा। अब चाहे तो इस फार्मूले से कर लीजिए, चाहे मैं एक साथ रेशियो मेथड बता दूं, शॉर्ट मेथड, तो पहले इस फार्मूले से कर लेते हैं। ए बराबर अगर 20 है, बढ़ रहा है, इसका मतलब 20 प्लस में लिखेंगे ना, और 10 घट रहा है, चौड़ाई घट रही है तो 10 माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस ही लिख देते हैं। अब देखिए बढ़ रहा है तो 20 प्लस में लिखेंगे, और घट रहा है तो क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? और बटे 100, आप कहोगे 0 0 कट गया, कट गया, 20 में से 10 गया, 10 बचा। यहाँ देखिए प्लस माइनस को गुणा, माइनस, दो कन्या दो, बराबर 8% पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वृद्धि क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये आपका, देखिए ऐसे अगर लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, प्लस होगा माइनस होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन, घटा देते हैं जोड़ देते हैं लास्ट में दो, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया, वृद्धि हुई। ये ऑप्शन नंबर ऐसे ही। अब अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं बोल बताता हूँ कैसे कर, इसे रेस से करते हो, 20% का मतलब 1/5, और 10% का मतलब 1/10। देखिए कोई राशि थी 5 से हुई 6 होगी, बढ़ गई ना, यानी लंबाई जो पहले 5 थी अब क्या हो गया, 6 हो गया, इतना बात क्लियर। फिर देखिएगा चौड़ाई, इसका चौड़ाई पहले कितना था 10, एक घट गया, तो आप कहोगे ये पहले था और ये क्या है, अब है, और ये लंबाई और ये है चौड़ाई, दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, एरिया आता है आयत का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोनों का गुणा करेंगे तो एरिया आएगा, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 × 5 = 50, 9 × 6 = 54। तो ये पहले एरिया इतना था, अब एरिया इतना है, वृद्धि कितनी हुई 4 की, किस पर, 50 पे, तो गुणे 100% इज इक्वल टू 8%, क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है आपका, बोला है ए और बी की औसत उम्र 25 वर्ष है, यदि सी शामिल किया जाए और औसत 27 वर्ष हो जाए, तो सी की उम्र क्या हो? अब देखिए पहले समझिए औसत होता क्या है, एवरेज या औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे
कुल संख्या का नंबर कितने नंबर है। बात समझ में आएगी नहीं है तो चलिए। तो ये होता है औसत, यानी इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं, इतनी बात के लिए। अब आप ये बताइए, दो बंदे हैं ए और बी की औसत उम्र 25 है, तो मैं बोल सकता हूँ इनका सम क्या होगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 25 दूना 50। ऐसे यहाँ पर देखो सी शामिल कर लिया तो औसत 27 हो जा रहा है, तो 3 हो जा रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी 27 दिया 81। इतना अच्छा घटा दें तो सी पता चल जाएगा कितना आएगा 31। ऑप्शन नंबर ए सही। ये सॉल्व हो गया, ये इसे जल्दी निकल लिया। अच्छा, आप अगर ये बी सी नहीं लिखना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा ए और बी थे तो 25 था, लेकिन जब एक सी शामिल होता है 27 हो जाता है, दो बढ़ गया, दो बढ़ गया, कितने पर, तीन लोगों पर कितना, दो दो बढ़ गया, तो तीन लोगों पर दो दो बढ़ा है तो कितना हुआ, छह तो ऐसे बढ़ गया, 25 होना चाहिए, तो 25 था होना चाहिए, छह बढ़ा है तो 31। सी की उम्र कितनी थी, 31 थी। ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है, अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो ये आपका, ये जानते रहिए बेसिक है, इसको समझिए। ठीक है, अगला सवाल। ए एक कार्य को बोला है 12 दिन में करता है, बी वही कार्य 16 डेज में कर लेता है। अब देखिएगा, इन दोनों का क्या एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो लेते हैं तो टोटल वर्क आता है, क्या आता है, टोटल वर्क आता है। तो 12 16 का एलसीएम हम बताए, देखिए 16 आप तो होगा होगा, और 16 में 12 है, कहोगे नहीं है, लेकिन 16 में 4 तो है, बच जा रहा 3, तो 16 3 48, क्या है एलसीएम है, एलसीएम 48। ये क्या है, टोटल वर्क क्या है। अब 12 को 48 से जब डिवाइड करेंगे, 12 से 48 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, और जब 16 से डिवाइड करेंगे 48 को तो कितना आएगा, 3। ये है क्या, ये इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य। इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक। अब बोला है यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो आप कहेंगे 7, एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, आप कहोगे 7 काम करेंगे। टोटल काम करना है कितना है, 48। एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करें तो दिन इतने लगेंगे ना, इतने डेज। अगर इतना आंसर नहीं आ रहा तो 7 छक 42, और 42 छः 48, 8 7 56, इतने डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए सही है सर। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 168 है और यह सिर्फ 4 है, एक संख्या इतनी है दूसरी, तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है। तो पहली संख्या दी है, हो गया 28 दी, दूसरी संख्या नहीं पता, मान लिया एक्स, एलसीएम कितना है 168 है, एचसीएफ कितना 4। तो देखिए 28 का टेबल आपको याद है, नहीं याद है तो मैं बोल रहा हूँ इसको 7 चौक 28 कर लो, 4 से कट गया। अब ये एक्स बराबर 168/7, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 आया क्या, दूसरी संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला। एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदा गया, 25% लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिएगा, इसको आप, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे करिए, 25% का मतलब 1/4 होता है। इसका मतलब 4 क्या था आपका, सीपी क्या था, 4 सीपी। एक क्या आपका प्रॉफिट, एक क्या ये प्रॉफिट है। 4 का आपने खरीदा, एक का प्रॉफिट लिया, तो बेचेंगे कि कितने, 5 में बेचेंगे, तो सीपी और एसपी का हम अनुपात बता सकते हैं कितना, 4 और 5। सीपी 4 था, एसपी 5 है। खरीदे 800 में थे, तो 4 की वैल्यू कितनी थी, 800, एक की वैल्यू 200, तो 5 की वैल्यू 1000। इतनी बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर ही सही इसका। थैंक यू स्टूडेंट्स, पूरा सेशन एंजॉय करने के लिए। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कीजिए वीडियोस को और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय।